मैसूर की किस्मत पर यह बेहतरीन वालिद और बेटे असर रखते थे। लेकिन जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है अमेरिका, उसके इंडिपेंडेंस, उसकी आजादी की नींव ये दुनिया के बहुत कम मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि उसकी आजादी की नींव भी मैसूर में रखी गई थी। अमेरिकन्स अपनी किताब में लिखते हैं और हर किताब का नाम और पेज नंबर मैं लाया हूं ताकि मैं चाहता हूं कि कल सवेरे से लोग इस पर रिसर्च करें। अमेरिकन्स कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, हम हर घंटे हैदर अली की फतह याबी और विजय होने की दुआएं करते थे, क्योंकि जिस वक्त हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका, यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अपनी आजादी की लड़ाई भी ठीक उसी वक्त लड़ रहा। और अमेरिकन ये जान गए थे कि कर्नाटक के इस इलाके में हैदर अली और टीपू सुल्तान ब्रिटेन को जितना कमजोर करेंगे, इस इलाके में हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के जितने छक्के छुड़ाएंगे, उन्हें जितना परास्त करेंगे, उतना यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका पर, जहां भी अंग्रेजों का राज था, यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका पर ब्रिटेन की पकड़ उतनी ढीली होगी। मतलब एक ही वक्त में ब्रिटिशर्स 2 बड़ी ताकतों से लड़ रहे थे, और जो दूसरी ताकत 7 समुंदर पार, वो ये दुआ कर रही थी कि इस मैसूर की ये ताकत जो बहुत ताकतवर है, वो कुछ ऐसा कर दे कि हमारे देश से उनकी पकड़ ढीली हो जाए। क्या आप मेरी बात समझे? मैं अब आपको उसके सबूत देने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, अमेरिकन्स लिखते हैं कि हम जानते थे कि कोई भी युद्ध हथियारों से ज्यादा इंस्पिरेशन और प्रेरणा से जीता जाता है। इसलिए अमेरिका के नौजवानों की गैरत और हिम्मत को जगाने के लिए हैदर अली के बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लिखी गई थी हैदर अली की बहादुरी पर, और मैं आपको एक नाव की भी मैं तस्वीर लेकर आया हूं। वो नाव अमेरिकन्स ने खरीदी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसका नाम उन्होंने HMS US नेवी की, वो पानी का जहाज था, जिसका नाम उन्होंने हैदर अली रखा था। और उस नाव की कमान अमेरिका ने जोशुआ बार्नी, लेफ्टिनेंट जोशुआ बार्नी को दी थी, और उनसे कहा था कि इस नाव में बहादुरों को जमा करो और ब्रिटेन के ऊपर हमला करो। जब वो नाव लेफ्टिनेंट जोशुआ बार्नी को दी गई, तो वक्त के एक बहुत बड़े शायर जो अंग्रेजी में कविताएं लिखते थे, पोएट, उनका नाम इतिहास में मोरपेन आता है। वो मोरपेन के पास गए और उन्होंने कहा कि हैदर अली इतना बहादुर है, इतना ताकतवर है, एक ऐसा कसीदा लिख दो, हैदर अली पे एक ऐसा कसीदा लिख दो जो अमेरिका की गलियों में सुनाया जाए, तो अमेरिकन नौजवानों का कलेजा मुंह में आए और वो भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहे। आपको पता है, बहादुरी के ये किस्से सुनकर मोरपेन ने अपनी कलम उठाई और ये नज्म लिखी, जिसकी अंग्रेजी में आपको सुनाकर फिर ट्रांसलेशन करता हूं। पहली लाइन उन्होंने कही, कम ऑल ओ लैड्स हु नो नो फियर, आ जाओ नौजवानों,
जिनके भी दिल में किसी तरह का डर नहीं है, आ जाओ। कम ऑल ओ लैड्स हु नो नो फियर, टू वेल्थ एंड ऑनर विथ मी स्टीयर। आओ मेरी तरफ, कामयाबी की तरफ, आओ मेरे साथ इज्जत की तरफ। इन द नेम ऑफ ग्रेट वॉरियर, एक बेहतरीन जाबाज के नाम पर, कम इन दिस हैदर अली प्राइवेटियर। आओ मेरी इस नाव में आ जाओ, जो एक बहादुर योद्धा के नाम पर रखी गई है। कहते हैं हैदर अली इज एन ईस्टर्न प्रिंस फ्रॉम विच दिस बोट टेक्स हर नेम। ये पानी का जहाज, इसका नाम एक ईस्टर्न प्रिंस, एक पूर्वी राजकुमार हैदर अली के नाम पर है। हु स्मिथ विथ फ्रीडम सैक्रेड फ्लेम। और जब नाम हमने हैदर अली पे इस नाव का रखा, तो इस नाव का कोना कोना शहादत और बहादुरी से जगमगा उठा। विच ब्रॉट अजर्पिंग ब्रिटेन टू शेम। और ब्रिटेन के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है कि अमेरिका अपने पानी के जहाज का नाम उस हैदर अली पर रखे, जिससे ब्रिटिशर्स को डर लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा, कम ऑल ओ लैड्स हु नो नो फियर, with hand and heart united all and has made conquer to fall। आओ एक ऐसे इंसान के नाम की तुम्हें कहानी सुनाओ, जिसका नाम सुनकर दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य अपने घुटनों पर आ जाता है। अप्रैल 8, 1782 को इस पानी के जहाज, जिसका नाम था यूएसएस हैदर अली, आप सोचिए, मैसूर के हैदर अली के नाम पर एक जंगी बेड़े का नाम अमेरिका में रखा गया। और अप्रैल 8, 1782 को इस जंगी बेड़े ने HMS जनरल मॉन्क, वो पानी का जहाज जो ब्रिटिशर्स का सबसे ताकतवर पानी का जहाज था, उसे हरा के डुबो दिया। एक इंसान क्या इतना बड़ा हो सकता है कि वो दो दो देशों की किस्मत पर असर रखता हो? एक इंसान क्या इतना महान हो सकता है कि वो मैसूर के पास सेरिंगपट्टनम से उठे और ना सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए जद्दोजहद करे, बल्कि वो जितनी ताकत यहां लगाता, उतना अमेरिका पे ब्रिटेन की पकड़ ढीली होती। अगर एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है, तो मेरा सवाल आप लोगों से है, फिर हमें क्या हो गया है? क्या पढ़ाई छोड़ने वाली सबसे बड़ी कौम हम नहीं? क्या ग्रेजुएशन नहीं करने वाली सबसे बड़ी कौम हम नहीं? क्या इस नए जमाने की नई बातों को सबसे कम अपना कर तरक्की करने वाली हम नहीं? आपको बताऊं, एक इंसान मुसलमान रहते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर सकता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जून 13, 1782 अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे जॉन एडम्स ने अमेरिका के उससे पहले रहे प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी एक राष्ट्रपति होने वाला है और एक राष्ट्रपति बना हुआ है, तो राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन को कुछ साल बाद होने वाले राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी की लाइन में पढ़ के सुनाऊंगा तो जिन लोगों के दिल जिंदा है वो कलेजा मुंह में आ जाएगा। अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट ने अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट को जून 13, 1782 में एक चिट्ठी लिखी, लिखकर कहा कि हमें टीपू सुल्तान की सैन्य ताकत, उसकी सेना की ताकत को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करना चाहिए, क्योंकि टीपू जितना अंग्रेजों को उलझाए रखते हैं और टीपू जितना अंग्रेजों को परास्त करते हैं, उतना अमेरिका अपनी आजादी से और करीब हो जाता है। तो जून की 25 तारीख 1782 में जेम्स मेडिसन ने, जो यूएस के तीसरे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने लिखा कि जब तुम अमेरिका से ब्रिटेन जाना
और अपनी आजादी के लिए उनसे निगोशिएशंस करना, तो हर घंटे हैदर अली और टीपू सुल्तान के लड़ाई का क्या स्टेटस है इसे पता करते रहे। उन्होंने पूछा कि सर, मैं ब्रिटेन के साथ जब निगोशिएशन में बैठूंगा अमेरिका की आजादी के लिए, तो मैं हैदर अली की कामयाबी की हर पल पल खबर कैसे लूंगा? तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया, टेबल के इस तरफ तुम होगे जो अमेरिका की आजादी के लिए उनसे मोल भाव कर रहे होगे, और टेबल के उस तरफ ब्रिटिशर्स होंगे, और हर थोड़ी देर में एक इंसान उनके कान में आकर कुछ कहेगा। वो इंसान भारत से खबर लाएगा जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। जितनी बार उनके कान में कुछ कहा जाए और जितनी बार वो सुनने के बाद उनका चेहरा उतर जाए, उतनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए होगी, उतनी जल्दी हमारा देश आजाद होगा। मतलब तुम उनके चेहरे पर ध्यान रखना। अगर हर बार जो पीछे से आकर कोई कान में कहे और उनका चेहरा उतरता रहे, इसका मतलब है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ये अपनी ताकत का लोहा अंग्रेजों को मनवा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सर, हमें टीपू सुल्तान की ताकत बढ़ाना चाहिए और उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अब अमेरिकन ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। एक अमेरिकी ने जब दूसरे अमेरिकी से पूछा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान की ताकत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हैदर अली ने डिंडीगुल एक जगह है, हैदर अली ने डिंडीगुल में मॉडर्न हथियारों के बनाने का एक कारखाना बनाया, और उनका बेटा टीपू वो मिट्टी की गहराई को समझता है, तो उसने कर्नाटक की भारी मिट्टी जिसमें 40 से 45% लोहा है, उस लोहे को ढालकर आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले बारूद को उसमें भर के मैसूर सिल्क का एक पलीता उसमें लगाकर दुनिया का पहला आयरन केस रॉकेट बनाया है, जिसे बाद में दुनिया मिसाइल कहने लगी। कहा हमें उसकी सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने वक्त से आगे के इंजीनियर हैं। वो मिट्टी से लोहा निकालते हैं, उसे स्टील में ढालते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1780 और 82 की, उस जमाने में स्टील बनाना इतना आसान नहीं था। यहां हमारे मुंह पर और एक तमाचा आता है। अपने देश के लिए वो उस जमाने में मिट्टी से लोहा निकालकर स्टील बना रहे थे। हम पढ़कर ऐसी कौन सी रिसर्च कर रहे हैं जिससे हमारा देश आगे जाए? हम ऐसी कौन सी खोज कर रहे हैं जिससे हमारा देश और मजबूत बन जाए? और आपको पता है, कहा कि हुजूर ये आयरन केस रॉकेट जिसे बाद में दुनिया ने मिसाइल कहा, ये कितने दूर तक मारता है? तो 1780 की बात बता रहा हूं, 900 मीटर से 1.5 किलोमीटर दूर तक मारता। 900 मीटर से 1.5 किलोमीटर दूर तक। और जब बारिश के दिनों में पलीता उसका आग नहीं पकड़ता, तो मैसूर के शेर ने उस पलीते को मैसूर के सिल्क का बनाया। और सिल्क बारिश के मौसम में भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो अंग्रेज सबसे पहले उस मिसाइल को उठाकर इंग्लैंड ले गए। और आपको आज रात को अपने गूगल पे टाइप करना है कॉनग्रीव मिसाइल, CONGRIEV, कॉनग्रीव मिसाइल,
तो विकिपीडिया का आर्टिकल खुलेगा जो ये बताता है कि ब्रिटेन ने बहुत जद्दोजहद के बाद शेरे मैसूर के रॉकेट को रिवर्स इंजीनियर करके समझने के बाद जब वो अपना रॉकेट नहीं बना पा रहे थे, तब उन्होंने शेरे मैसूर की किताब मंगवाई इंडिया से, जिसमें उस रॉकेट का डायग्राम था। और उस डायग्राम को देखकर ब्रिटेन ने अपनी पहली मिसाइल बनाई। आप सोच सकते हैं, मैसूर का इंजीनियर उस जमाने में ऐसा था जो मिट्टी से स्टील बनाना और आतिशबाजी के बारूद से रॉकेट और मिसाइल बनाना जानता था। और वो भी ऐसी वैसी मिसाइल नहीं, वो मिसाइल जो विकिपीडिया के मुताबिक अंग्रेज अपने साथ ले गए, उसको रिवर्स इंजीनियर करके वो परेशान और हैरान रहते कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सेरिंगपट्टनम के गांव के एक नौजवान को इतना गहरा कैसे समझ में आया कि उसने दुनिया का पहला रॉकेट स्टील का, जिसे बाद में मिसाइल कहा गया, उसे बनाया। ये तारीख है टीपू सुल्तान की। बैटल ऑफ पॉलीलूर, तमिलनाडु में एक जगह है पॉलीलूर, सितंबर की 10 तारीख 1780। बैटल ऑफ पॉलीलूर आप सिर्फ गूगल पे लिखिए। हैदर अली की आर्मी ने टीपू सुल्तान के डिजाइन किए गए इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके कर्नल बेली और उनके 5000 ब्रिटिश सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। 5000 ब्रिटिश सैनिकों में 3000 अंग्रेज थे। और ये इतनी जोरदार लड़ाई थी कि 134 साल बाद इस लड़ाई के एक राइटर थे ब्रिटेन के F.E. पेनी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 700 यूरोपियन, 3000 अंग्रेज और टोटल 5000 से ज्यादा सैनिकों को टीपू सुल्तान के रॉकेट ने उड़ा दिया। जो बड़ा बारूद का खजाना ब्रिटिशर्स अपने साथ लाए थे, टीपू सुल्तान ने अपने आयरन केस रॉकेट की मदद से उसे ऐसे उड़ाया कि ब्रिटेन की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा अपने बारूद की आग में झुलस गया। ये बैटल ऑफ पॉलीलूर के बारे में अमेरिकन्स लिखते हैं अपनी किताब में कि बैटल ऑफ पॉलीलूर में ब्रिटेन को इतना भयभीत कर दिया कि ब्रिटेन अब ये सोचने लगा कि मैं एक साथ इंडिया और अमेरिका दोनों पे कब्जा नहीं रख सकता, मुझे अपनी सारी ताकत किसी एक देश को बचाने में लगानी है। और उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि हम अमेरिका को छोड़कर अपना पूरा ध्यान ब्रिटेन पे लगाएंगे। इस बैटल ऑफ पॉलीलूर ने यहां जो गूंज बजाई, उसकी आवाज से अमेरिका वहां आजाद हुआ। आप सोचिए, एक इंसान किस गांव से कितने देशों की किस्मत पे असर रख सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी। अगर आप सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने क्या किया, इस पर एक फ्रांस की किताब पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है जिनका नाम है, फ्रांसीसी ने लिखा कि, उनका नाम मैं लेकर आया हूं, माइस्त्रे डिल्लाटोर। जो लोग बाद में मेरी तकरीर सुन के गूगल करेंगे उनके लिए स्पेलिंग बोल देता हूं, MAISTRE, माइस्त्रे डिल्लाटोर, DILLATORE। वो कहते हैं कि हैदर अली ने सबको राय के लिए बुलवाया और पूछा, कहा कि क्या हमें अभी हमला करना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। तो 17 साल के टीपू खड़े हुए और खड़े होकर बोला कि मस्जिद के अहाते में जब मैं छोटा था तो खून से नहाया हुआ मस्जिद के अहाते में पहुंचा। जब लोगों ने मेरा मुंह धुलाया तो पता चला कि मैं हैदर अली का बेटा हूं।
बाहर निकले तो एक शेर के मैंने टुकड़े किए हुए थे। सारा मजमा जब मेरे घर पहुंचा, मेरी वालिदा फखरुन्निसा से पूछने पहुंचा कि बीबी, तुमने इनकी परवरिश ऐसे कैसे की है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने शेर के टुकड़े कर दिए। तो मां ने कहा, मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। उन्होंने कहा, नहीं, जरूर कुछ खास किया। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने कोई खास नहीं की। उन्होंने कहा, नहीं, जरूर आपने कोई खास परवरिश की है। तो उन्होंने कहा, मैंने नहीं, लेकिन ये दाई मदीना बेगम ने जब भी टीपू को दूध पिलाया है तो उससे पहले वजू किया है। ये उस वजू की तासीर है कि मेरे बच्चे ने इस कम उम्र में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। आपको मालूम है, एक बार नहीं, एक बार और अपने फ्रेंच दोस्त के साथ आप एक हाथी पर बैठे थे और अचानक एक टाइगर कूदा। टीपू सुल्तान, वो फ्रेंच लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने उस शेर को पकड़ा और उसके ऊपर कूद गए और बहुत देर लड़ते रहे। और लड़ने के बाद यह हुआ कि उन्होंने उस शेर को भी मार दिया। इस बात को जाकर जब उस फ्रांसीसी दोस्त ने फ्रांस में बताया तो एक खिलौना बनाया गया, टीपू की अजमत और इज्जत को बयान करने वाला एक खिलौना, जिसमें एक शेर होता और एक टीपू सुल्तान होते, और चाबी भरने पर टीपू सुल्तान उस शेर को पटक कर उसके टुकड़े करते। ये फ्रेंच लोगों ने टीपू की अजमत में, उनकी इस याद दहानी में वो खिलौना बनाया था, जिसकी फोटो कई साल तक एनसीईआरटी के पेजेस में छपती रही। इस वजह से उनका नाम शेर मैसूर था।